हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अपना जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हिस्ट्री है और हिस्ट्री में भी चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। आज जो होने वाला है चैप्टर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे जो पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको इसी सेशन में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे, लेकिन वह क्वेश्चन आंसर आपके बुक से रिलेटेड होते हैं, आपके बुक से बाहर के क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये डिपेंड नहीं करता है कि किस बोर्ड से, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि आप हिंदी माध्यम से होने चाहिए। आपके लिए यह सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और खास करके जो हिस्ट्री के बच्चे हैं उनके लिए। शेड्यूल की अगर बात करें तो आज जो है, थोड़ा सा मैं खुद को हाइड करता हूँ। आज जो है, आज सैटरडे है और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज जो होने वाली है हिस्ट्री है। और समय जो है यह 8 बजे डेली क्लास हो रही, ठीक है, 8 बजे डेली क्लास होती है। और आप हमारा जो नोटिफिकेशन है ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी अध्ययन अड्डा का जो चैनल है, ग्रुप है, यह ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होती है, यह पीडीएफ और साथ ही साथ क्लास का नोटिफिकेशन, इसके अलावा जो क्यूज होता है, ये सभी कुछ आपको इंस्टाग्राम पे भी माफ कीजिएगा, टेलीग्राम पे भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो है यूट्यूब चैनल पे भी क्यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ सेशन अच्छा लगे, लाइक जरूर, सारे बच्चे सबसे पहले ज्वाइन होने के साथ लाइक कर दीजिए। इसके अलावा शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और बहुत सारी इंपोर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो जाए। और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको यह सेशन जो है कैसा लगा, ठीक है। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? अल बरूनी जो एक यात्री था जो भारत की यात्रा की थी इसने 11वीं शताब्दी में, इसका जन्म जो है यह कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म, गजनी, तंजियर या फिर लाहौर। तो इसका जो जन्म हुआ था, जो ख्वारिज्म में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यह जो ख्वारिज्म है यह कहाँ है? अगर पूछ ले कि ख्वारिज्म कहाँ है या ख्वारिज्म का जगह, ख्वारिज्म ना देकर अगर आपको उज्बेकिस्तान दे, ठीक है, अगर आपको उज्बेकिस्तान दे तो आपका आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि ख्वारिज्म जो है यह उज्बेकिस्तान में है, ठीक है, यह उज्बेकिस्तान में है। यह किसके साथ भारत आया था? तो महमूद महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। महमूद गजनवी ने क्या किया, पहले ख्वारिज्म पर अटैक किया, इसके बाद वहां से जीत करके जो बहुत सारे विद्वान को अपने साथ ले गया, उसमें से एक अलबरूनी भी था, ठीक है, उसमें से एक जो है अलबरूनी भी था। और उसके बाद जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करता है तो उसी दौरान अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आ जाता है और भारत में रहकर इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। उस समय भारत के समाज के बारे में इसने लिखा था, ठीक है। और यह भारत कब आया था? महमूद गजनवी यह जो भारत आया था 11वीं सदी में आया था। कब आया था? 11वीं सदी में आया था, तो यह भी ध्यान रखना है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन महमूद गजनवी से ध्यान रखना है। और इसका जो एक किताब है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, बुक है, जिसको कहते हैं जिसको कहा जाता है किताब उल हिंद। क्या कहते हैं? किताब उल हिंद कहा जाता है, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, इसकी एक प्रसिद्ध किताब है जिसकी भाषा है, जिसकी जो भाषा है यह है अरबी। क्या है? अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इतना ध्यान रखिएगा किसके बारे में? अल बरूनी के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपको नोट करने के लिए, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ आया था भारत, महमूद गजनवी के साथ यह जो था भारत आया था, ठीक है, भारत आया था। तो इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में, किसके बारे में? अल बरूनी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हालांकि मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि इब्न बतूता
किस शासक के शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता जो भारत आया था यह 14वीं शताब्दी में आया था। कब आया था यह? 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारत आया, ठीक है। यह किसके शासन काल में आया था? तो उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था और उस समय जो शासक थे दिल्ली सल्तनत के, यह मोहम्मद बिन तुगलक थे। MBT इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट में कहा जाता है। इसकी जो किताब थी इसका नाम था रेहला। क्या नाम था? रेहला, ठीक है। किताब उल रेहला भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। और ये इसकी जो भाषा थी, इसकी भी भाषा जो थी यह अरबी थी। लेकिन यह कहाँ का यात्री था? कहाँ से आया था यह? तो यह जो आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, ठीक है। यह मोरक्को से आया था। मोरक्को है कहाँ पे? तो मोरक्को जो है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यह मोरक्को से आया था, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। किसके बारे में? इब्न बतूता के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इब्न बतूता जो है कितने वर्षों तक भारत में रहा था? यह जो आया था इब्न बतूता, यह 1333 और बिल्कुल 1333 ईस्वी में आया था और 1347 ईस्वी में यह भारत से चला गया, ठीक है। कब आया था? 1337 ईस्वी में आया, ठीक है। यह आया और यह जो चला गया, कब गया था? कब गया था? 1347 ईस्वी में। तो अगर मैं डेट की बात करूं तो लगभग कितना होता है? 14 वर्ष का समय होता है। तो इब्न बतूता जो भारत में रहा था यह 14 वर्ष तक रहा था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कब आया? 1333 ईस्वी में। अ, उसके बाद जो है 1333 ईस्वी में आया था और 1347 में चला गया था। ध्यान, एक मिनट आप मुझे दीजिए, एक मिनट। अ, 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 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? अल बरूनी ने किताब उल हिंद और इब्न बतूता ने रेहला की रचना की थी, लेकिन दोनों की दोनों जो भाषा है यह अरबी है। कौन सी भाषा है? अरबी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आ रहा है तो एक बार जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो नोट जरूर कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ताकि आपको कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कहीं से कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बर्नियर ने सिविर नगर किसे कहा? ठीक है, फ्रांसीसी बर्नियर, ठीक है, फ्रांस का जो एक यात्री था, इसने सिविर नगर किसे कहा था? व्यापारी केंद्र को, राजधानी को, शिल्प केंद्र को, या फिर मुगल कालीन नगरों को? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मुगल कालीन नगरों को। यह जो सिविर नगर है इसका कहने का अर्थ क्या था कि मुगल काल में जो भूमि व्यवस्था थी, ठीक है, जो सिंचाई वगैरह जो एग्रीकल्चर होता था भूमि पर, इस पर राज्य का नियंत्रण था। किसी भी प्रकार की भूमिदारी या जमींदारी प्रथा नहीं थी। उसने कंपेरिजन किया, खास करके यूरोप में, फ्रांस में जो सारी व्यवस्थाएं थी उसके साथ कंपेरिजन किया, और इस आधार पर उसने मुगल कालीन नगरों को सिविर नगर की संज्ञा दी थी। यानी कि जो नगर है यह किसके कंट्रोल में है? राजा के कंट्रोल में है। बेसिकली राजा उसका देखरेख करता है, कोई भी व्यापारी वर्ग उसमें नहीं है। बेसिकली जैसे समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था होता है, साम्राज्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था का पर्यायवाची साम्राज्यवादी व्यवस्था है, उससे उसने कंपैरिजन किया था, और इसीलिए जो मुगल कालीन नगरों को उसने सिविर नगर कहा था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किस देश का वर्णन? किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? भारत का, चीन का, फ्रांस का, या फिर जापान का? तो आप सभी को पता है, भारत के यात्रा पे आए थे कौन? अल बरूनी आए थे, और उन्होंने ही किताब उल हिंद की रचना की। किन्होंने की थी? अल बरूनी ने की थी। और किस भाषा में की थी? उनकी जो भाषा थी किताब की वह थी अरबी। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, अरबी भाषा थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नासिरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक, यानी कि धर्म का उपदेश देने वाले को धर्मोपदेशक कहते हैं, ठीक है। इसके प्रवचन से कौन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके, 1,00,000 मुद्रा उस समय में दिया और 200 दास दे दिए? वह कौन शासक था? अलबरूनी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, इब्न बतूता था, या फिर कौन था? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी चर्चा किसने की है? इसकी चर्चा किसने की है? तो इसकी जो चर्चा की है, यह किसने की है? यह इब्न बतूता ने की है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो बताया किसने कि एक धर्मोपदेशक आया था, धर्म का उपदेश देने वाला, जिससे खुश होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने 1 लाख मुद्रा और 200 दास जो है उसको दान में दे दिए थे। यह कहा किसने है? यह इब्न बतूता ने कहा था। ठीक है। और किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उस धर्मोपदेश का देशक का क्या नाम था? उसका नाम था नसीरुद्दीन। क्या नाम था? नसीरुद्दीन नाम था। नसीरुद्दीन शाह एक एक्टर भी है, उनके आधार पे आप नाम याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग जो है किस देश का यात्री था? यूनान का, इटली का, चीन का या फिर मोरक्को का? तो बहुत सी इजी क्वेश्चन है। कहाँ का यात्री था वह? चीन का यात्री था। ह्वेनसांग जो है यह चीन का यात्री था, इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है मेरा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करिए। मेरा क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ठीक है, कमेंट करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। रॉबर्ट सिवेल, जिसका नाम आपने सुना होगा, आपके हिसाब से उसका आंसर हो सकता है मेगास्थनीज, अल्बरोनी या फ्रांसीसी बर्नियर। अल्बरोनी, फ्रांसीसी बर्नियर ये बाद में आए हैं। रॉबर्ट सिवेल का नाम हम लोग ऑलमोस्ट नहीं जानते हैं। और मेगास्थनीज, मौर्य काल में मेगास्थनीज आए थे किसके राज दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। ठीक है, सेलिकस निकेटर के यह एक राजदूत थे। और इनकी प्रसिद्ध बुक जो है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह इंडिका है, जिसमें मौर्यकालीन समाज के बारे में वर्णन मिलता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तहरीक ए हिंद या किताबुल हिंद जिसको कहते हैं, किसकी यात्रा वृतांत है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 2021 में। अलबरूनी का है, इब्न बतूता का है, या अब्दुल रज्जाक का है, या फिर मार्को पोलो का है? किसका है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो हो जाएगा यह अलबरूनी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहला। कौन सी? रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, रेहला। और इस दोनों की जो भाषा थी यह अरबी थी। इसकी भी भाषा अरबी थी, और जो किताबुल हिंद की जो भाषा थी यह भी अरबी भाषा थी। इतना ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? 2021 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और किसके यात्रा वृतांत में मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन भारत आया था? तो कौन आया था? इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता जो है यह भारत आया था, और इसने यात्रा वृतांत जो किया है उसने इसमें बताया है। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? 2009, 11, 14, 15, 18, 19 और 21 में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ, महमूद गजनवी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, या फिर बाबर के साथ? तो जो अल बरूनी भारत आया था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलता, लेकिन जो 1017 से लेकर के 1020 ईस्वी के बीच आया, इसलिए इसको 11वीं सदी कहते हैं। कि क्या कहते हैं? 11वीं 11वीं सदी कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि अल बरूनी कब भारत आया था? तो 11वीं सदी में 1017 से लेकर 20 ईस्वी के बीच में। ठीक है, इस ईस्वी के बीच में आया था। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो था 2009, 13 और 20 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, 2009, 13 और 20 में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? जो इब्न बतूता था, मिस्र का, पुर्तगाल का, मोरक्को का या फिर फ्रांस का? किसका निवासी था? मोरक्को का निवासी था। और किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। उसी प्रकार जो अलबरूनी था यह कहाँ का निवासी था? यह उज्बेकिस्तान का निवासी था। और उज्बेकिस्तान कहाँ है? एशिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है,
इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? दोनों ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में ही लिखा है। इब्न बतूता की मैं बात करूं या फिर मैं अलबरूनी की बात करूं, इब्न बतूता ने रेहला नामक अपनी पुस्तक लिखी है, यात्रा वृतांत, और अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है। ध्यान रखिएगा 2014, 15, 17 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अरबी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? 2014 और 19 में किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसके शासन काल में आया था। कौन आया था? मतलब कौन आया था? इत्सिंग आया था, फाहियान आया था, ह्वेनसांग आया था, या इनमें से कोई नहीं? फाहियान आया था। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और ह्वेनसांग जो आया था, यह कनिष्क के शासनकाल में भारत आया था, और ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 2012, 17, 19, 20 और 22 में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। वास्को डी गामा जो निवासी था, सबसे पहले वास्को डी गामा, ठीक है, ये जो वास्को डी गामा था, यह निवासी था। निवासी था, बता सकते हैं कि कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, यह जो है भारत आया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, 17 मई 1998। कब आया था? 17 मई 1998। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर आपको 20 में मिलेगा। क्या मिलेगा? 20 में, माफ कीजिएगा, 1498। 20 में 1498 मिलेगा कहीं कहीं पर, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वह थी। भारत के जिस 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में जो अनुवाद हुए, ठीक है, उस अनुवाद से अलबरूनी परिचित था। वो भाषा जो पूछ रहा है वो कौन सी थी? संस्कृत, पाली या प्राकृत, हिंदी, संस्कृत या तमिल, हिंदू, उर्दू या संस्कृत, या संस्कृत, तेलुगु या मलयालम। तो वो भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत, पाली और प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका क्या नाम था? बेसिकली इससे यह भी पता चलेगा कि मार्को पोलो निवासी कहाँ का था। वेनिस, बोन, पेरिस या फिर बर्लिन। यह जो कहाँ कहाँ से चला था, वो वेनिस से चला था। और वेनिस कहाँ पे है? अगर देश का नाम पूछ ले, वेनिस जो है देश है, किस देश में है? तो इटली। कहाँ पे? इटली में। ठीक है, जहाँ की सोनिया गांधी है। हालांकि उनके अभी भारत की नागरिकता है, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वह इटली में हुआ था। और मार्को पोलो को ही मध्यकालीन, जैसे यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है, उसी प्रकार मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना, वे है, यानी कि उनके लिए वे वस्तुएं जो जिन 2 वस्तुओं का जिक्र यहाँ पे है, उनके लिए वे वस्तुएं, वे दोनों वस्तुएं मतलब उनके यहाँ नहीं मिलती थी, बहुत ही असामान्य थी। उन्होंने बहुत जगह देशों की यात्रा की, बहुत देशों की यात्रा की, लेकिन वहां पे नहीं देखा। और यह क्या था? नारियल तथा पान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारियल तथा पान। अलबरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, सबने इसके बारे में असामान्य माना है इसको। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? 1017 से 20 के बीच में, यानी कि 11वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1017 से 20 ईस्वी के जो है यह मध्य आया था, इतना ध्यान रखिएगा, और 11वीं शताब्दी में आया था। उसी प्रकार इब्न बतूता कब आया था? 14वीं शताब्दी में आया था, 1333 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता था वह थी, आ गया ना, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया था। और ईस्वी अगर पूछे तो 1333 ईस्वी में यह आया था। ठीक है, और चला गया 1347 ईस्वी में, यानी कि वह भारत में 14 वर्षों तक रहा। ठीक है, अगर आया था, ठीक है, यह आया था 1333 ईस्वी में,
और भारत से जो चला गया यह 1347 ईस्वी में, अगर मैं जोड़ करके देखूं तो वह 14 वर्ष क्या रहा था, 14 वर्ष भारत में रहा था। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि यहाँ पे आपको मतलब कह सके बच्चों को कि यहाँ पे अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए बच्चे हैं, और कमेंट लास्ट में कीजिएगा, वो भी कमेंट सेक्शन में, जो लाइव सेक्शन है उसमें मत कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? नाम से ही पता चलता है फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था, फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर। आप में से सारे बच्चे कमेंट कीजिए तो फ्रांस किस महाद्वीप में एक देश है? फ्रांस किस महाद्वीप में एक देश है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दूंगा, बस आपको बताना है फ्रांस किस महाद्वीप का एक देश है। आई होप आपके आंसर्स आ गए होंगे अभी तक। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी। यह जो मुल्तान है वर्तमान पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, ठीक है। पंजाब के दो हिस्से हुए थे आपको पता है, एक भारत के हिस्से में आया, दूसरा पाकिस्तान के हिस्से में आया। तो मुल्तान जो है पंजाब प्रांत का हिस्सा है। यहां से दिल्ली की यात्रा करने में इब्न बतूता को 40 दिनों का समय लगता था। कितना समय लगता था? 40 दिनों का। वहीं 50 दिनों का इसको समय लगा था सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में, सिंध टू दिल्ली। उस समय दिल्ली को दिल्ली बोला जाता था, ठीक है। सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में इसको 50 दिन का समय लगा, और पहले दिल्ली को दिल्ली के नाम से जानते थे, ठीक है। दिल्ली दिल्ली कहते थे, दिल्ली कहा जाता था, ठीक। यह भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी जो उसका जो नॉलेज था, उसका जो ज्ञान था, उससे प्रसन्न होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसको किया था? इब्न बतूता को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसकी विद्वता से, वो इतना विद्वान था कि उसकी विद्वता से प्रभावित हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक, और उसको दिल्ली का काजी, काजी कहने का अर्थ है न्यायाधीश। आज के समय में जो न्यायाधीश है, जो जज है, उसकी तुलना काजी से की गई है, उनको नियुक्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 स्थल मार्ग से कहां पहुंचा? मतलब जो जगह दिया गया वो कहां पहुंचा? मुल्तान, सिंध, लाहौर या पानीपत। कहां पहुंचा था? वह सिंध पहुंचा था। सबसे पहले कहां पे पहुंचा? सिंध पहुंचा था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। एक यात्री था, एक व्यापारी था, एक राजदूत था, एक गुलाम था। आप लोग कमेंट कर सकते हैं मेगास्थनीज कौन था? एक गुलाम, एक राजदूत, एक व्यापारी या फिर एक यात्री। मेगास्थनीज जो था यह राजदूत था। मेगास्थनीज का जिक्र कहीं भी यात्री के रूप में नहीं होता। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसने मौर्यकालीन समाज की जो व्याख्या की है, कैसा मौर्यकालीन समाज था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किताब उर रेहला, किताब उर रेहला या फिर क्या रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? 2018 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब्दुर रजाक, अल बरूनी, इब्न बतूता या फिर बर्नियर, किसका मिलता है? इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर। जो इब्न बतूता के द्वारा जो रेहला पुस्तक लिखी गई थी, इसका पहले नाम रेहला नहीं था। इसका जो बाद में नाम रेहला पड़ा, एक इतिहासकार है जिनका नाम था मेहदी हुसैन करके, हाँ, मेहदी मेहंदी मेहदी हुसैन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उस किताब का नाम रेहला कर दिया था, ठीक है। उससे पहले उस किताब को किसी और नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में किसने किया है? भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में किसने किया है? किसने किया है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा भी इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता। दो डाक के बारे में इसने जिक्र किया था, एक तो घुड़सवार थे, ठीक है, और दूसरे पैदल चलने वाले थे। दोनों के बारे में आगे क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने
किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद, जिसको पूर्वी निरंकुशवाद कहते हैं, का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बर्नियर, टेवर्नियर, अलबरूनी या फिर इब्न बतूता, किसके कहने पर बताइए? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बर्नियर। ठीक है, पूर्वी निरंकुशवाद यानी कि जो बर्नियर ने, ठीक है, बर्नियर ने जो व्याख्या की थी भारतीय समाज की उस समय, उसी के उसी को मतलब क्या किया, उसका विवरण पढ़ा था किसने? मॉन्टेस्क्यू ने पढ़ा था। और फिर उसने उसी यात्रा विवरण के आधार पे जो पूर्वी साइड था, ठीक है, जो पूर्वी साइड था, इधर यूरोप है और इधर क्या है, रसिया हो जाएगा, और यह जो पार्ट है एशिया का हो जाएगा। तो पूर्वी साइड हुआ ना इसके, यह ईस्ट, यह नॉर्थ, और यह साउथ, और यह वेस्ट। तो पूर्वी निरंकुश का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। यानी उसका कहना था कि राजा जो है निरंकुश है, अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखती, अपनी प्रजा की उपेक्षा करती है, और आने वाले बहुत जल्द समय में जो बर्नियर ने कहा था, आने वाले बहुत जल्द समय में पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। और इसी आधार पे उसने जो एक सिद्धांत दिया, जिसको पूर्वी निरंकुशवाद या फिर प्राच्य निरंकुशवाद कहा गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उसने प्रेरणा ली थी? ठीक है, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? अलबरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित होकर गिर गया था? अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या फिर बर्नियर? तो ऑप्शन हो जाएगा इब्न बतूता। एक बहुत ही मार्मिक घटना है, अगर आप पढ़ेंगे बुक तो बहुत ही मार्मिक घटना है वहां पे। आगे क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने को मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बनाया है, तो बताया है? तो इब्न बतूता हो जाएगा। वहां हुआ क्या था कि उसके पति मर चुके थे। सती प्रथा में ये होता था कि अगर किसी महिला है, उसका पति मर जाता था, तो उस महिला को भी उस पति के साथ उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था। और जिस समय एक लड़की के मार्मिक जो दृश्य का आंखों देखा हाल बता रहे हैं इब्न बतूता, 12 साल की वो विधवा थी। कितनी साल की? मात्र 12 साल की वो विधवा थी। उसको 3-4 लोगों ने पकड़ के उसके पति की चिता पे डाल दिया, साथ ही साथ उसका हाथ पैर बांध दिया ताकि कि वह भाग ना सके। इतना बहुत ही क्रूर व्यवस्था थी उस समय सती प्रथा की। और ये खत्म हुआ है अंग्रेजों के आने के बाद। नहीं तो ये सती प्रथा, पता नहीं, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये पता नहीं कब तक चलती रहती, कि अगर उसका पति मर जाता तो उसको उसकी चिता पे लिटा करके, यानी कि उसको जीने का कोई हक नहीं था। बहुत ही मार्मिक दृष्टि और बहुत ही बेहुदा सा व्यवस्था था समाज का, बहुत ही गंदा व्यवस्था था मेरी नजरों में। ठीक है, ये बहुत ही गंदा व्यवस्था था। और आज भी जिस आधार पे भेदभाव किया जाता है ब्राह्मण शूद्र के बीच, क्षत्रिय शूद्र के बीच, इस सब के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है जाति आधार पे, आप फॉरेन कंट्री में चले जाए, खास करके आप यूरोप और अमेरिकी कंट्री में चले जाए, आप ऑस्ट्रेलियन कंट्री में चले जाए, यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जाति व्यवस्था जो हमारे भारत में बहुत ज्यादा पली बढ़ी है। हालांकि आने वाले समय में जब हम और आप एजुकेटेड होंगे, धीरे धीरे लोगों को ये सब बातों का पता चलेगा। आने वाली जनरेशन 10-20 साल लगेगा कहीं ना कहीं ठीक होने में सारी चीजें। लेकिन आने वाले समय में हम सबको जाति व्यवस्था को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बाय कहना पड़ेगा, टाटा कहना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के हो सकता है कि जो इंसान को इंसान समझा जाए, शूद्र ना हो, कोई दलित ना हो, कोई ब्राह्मण ना हो, कोई क्षत्रिय ना हो, कोई राजपूत ना हो। ठीक है, आने वाले समय में हम सभी को ऐसा करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद इब्न जोजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृतांत लिखाया था? और इब्न बतूता का यात्रा वृतांत उन्होंने लिखाया था। और इसको पहले किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन मेहंदी हुसैन ने क्या किया, इसका नाम रिहला कर दिया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? कुछ टेक्निकल एरर हो गया है, चलिए मैं खुद को हाइड कर लेता हूं। ठीक है, किस नगर अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर अथवा पटना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ग्वालियर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर या फिर टेवर्नियर। इन्होंने किया है भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है, क्योंकि वो संस्कृत में थे और जानता क्या था, अरबी जानता था, इसलिए उसको प्रॉब्लम हुई थी। या अल बरूनी के समय में, ठीक है, अल बरूनी हो जाएगा। प्राकृत में थी, पाली में थी। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज या मध्ययुगीन यात्रियों का जो राजकुमार है, किस यात्री को कहा जाता है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग आंसर कर सकते हैं किसको कहा जाता है। और मैंने हिंट भी दिया था कुछ क्वेश्चन पहले, कुछ ही क्वेश्चन पहले, अलबरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या फिर इब्न बतूता। तो आंसर हो जाएगा इसका मार्को पोलो। क्या हो जाएगा आंसर? मार्को पोलो। कहाँ का निवासी था मार्को पोलो? कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था, ठीक है, इटली का निवासी था। अल बरूनी कहाँ का था? अल बरूनी जो था यह ताशकंद का था, उज्बेकिस्तान का था, ठीक है, उज्बेकिस्तान का था। इब्न बतूता कहाँ का था? इब्न बतूता मोरक्को का था, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बर्नियर कहाँ का था? बर्नियर फ्रांस का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ दिया था। किसने छोड़ दिया था? अल बरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या फिर इब्न बतूता। किसने छोड़ा था? इब्न बतूता ने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। इब्न बतूता ने अपना घर छोड़ दिया था 22 वर्ष की आयु में, और वह पहुंचा था, वापस गया था लगभग 23 वर्ष बाहर रहने के बाद वो वापस गया था, ठीक है, 23 या 27 जैसे समथिंग कुछ रहा था। और इसने घर छोड़ दिया था अपना, इसलिए कि उसको घूमने का बहुत ज्यादा शौक था, वह घर में बंद कर रहना नहीं चाहता था। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? फाहियान को, ह्वेनसांग को, अल बरूनी को या फिर इब्न बतूता को? यात्रियों का जो राजकुमार है यह ह्वेनसांग को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? यह 5वीं सदी में भारत आए थे, 402 ईस्वी में। कब आए थे? लगभग 402 ईस्वी में, कनिष्क के समय में, ठीक है। किसके समय में? कनिष्क के समय में ये भारत आए थे। और इन्होंने बौद्ध धर्म का, नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा अध्ययन किया था। और बौद्ध धर्म का जो जो प्रचार प्रसार का कहीं ना कहीं श्रेय जाता है, थोड़ा बहुत भी आप दीजिए चीन में, तो इनको जरूर जाता है, ठीक है। और इसीलिए शायद इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? 2009, 13, 16, 17, 21 और 22 का लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के राज दरबार में जो है भारत आया था? इसका हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा ऑप्शन? जहांगीर हो जाएगा। और आप लोग सारे बच्चे कमेंट जरूर करते रहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? अगर आपको डेट पता चलेगा तब आप शायद बता सकते हैं। ये जो आया था 630 ईस्वी में। कब आया था? 630। इब्न बतूता आया था यह 1333 ईस्वी में, कई बार डिस्कस हो चुका है, ठीक है। मार्को पोलो आया था 1288 ईस्वी में। और फाहियान आया था यह 402 ईस्वी में, अभी जस्ट डिस्कस हुआ है। तो आप समझ सकते हैं पूछ क्या रहा है, सर्वप्रथम पूछ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फाहियान आया था कब? 402 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा अलबरूनी एक छूट गया है, उसका भी जिक्र देख लीजिए। अलबरूनी जो आया था यह आया था 1017 से 1020 के समय के बीच आया था। तो इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर। ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर किसके द्वारा लिखा गया है? जैसे रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है, किताब उल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। उसी प्रकार एक यात्री थे जिन्होंने ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है? या बर्नियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर। और बर्नियर थे कहाँ के? बर्नियर फ्रांस के थे, फ्रांसवा बर्नियर। यह कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की अश्व डाक व्यवस्था कहलाती थी। अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? उलूक, दावा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और दावा जो थी यह पैदल डाक व्यवस्था थी।
दावा किसको कहते थे? पैदल डाक व्यवस्था को, पैदल डाक व्यवस्था को। जहां सिंध से दिल्ली आने में, जहां सिंध से दिल्ली आने में इब्न बतूता को 50 दिन का समय लगता है, वहीं अगर गुप्तचरों को कोई न्यूज, कोई खबर राजा को देनी होती थी, सुल्तान को देना होता था, तो सिंध से दिल्ली आने में इस पैदल डाक व्यवस्था खास करके यह 5 दिन का समय लगता था, मात्र 5 दिन में पहुंचा देता था। और इब्न बतूता यह देखकर उस समय काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है कि इतनी जो सुदृढ़ डाक व्यवस्था है यह कैसे है। ठीक है, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और बहुत ज्यादा प्रभावित भी होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग नगरों में निवास करता था? जब बर्नियर भारत आया था उस समय की व्याख्या की जा रही है कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत नगरों में निवास करता था? 16%, 17%, 15% या फिर 14%? कितना हो जाएगा? 15%। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरा पिक्चर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट की सत्यापिता या कम हो जाती है या कंटेंट कुछ खराब है। कंटेंट सब कुछ अच्छा है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना था वो मैंने दे दिया। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए स्टूडेंट है। अब लास्ट में लाइव सेक्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कल साइकोलॉजी की क्लास होने वाली है और यह मुझे भी नहीं पता मैं आपकी क्लास कब लूंगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।